लेकिन सीधा लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर वक्फ संशोधन बिल पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अब अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहां पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, ये जो इस बार जो वक्फ बिल आया है, नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। और नाकामी कोई एक आध नहीं है, मैं कई नाकामियां बता सकता हूं। अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, वो पुराने कई बिल उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर के आए हैं। मुझे याद है मैं उत्तर प्रदेश में उस समय था और मुझे लगा कि शायद इनकी वो बात ठीक होगी। एक ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर के आए थे और फैसला ये लिया था आधी रात के, आज के बाद नोट नहीं चलेंगे, नोट बंद हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उस नोटबंदी नाकामी के बारे में भी तो चर्चा हो जाए कि अभी भी न जाने कितनी जगह पर कितना रुपया निकला जा रहा है, कितना निकल करके आ रहा है। केवल नाकामी नोटबंदी की नहीं, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए वो भी इनकी नाकामी है। मुझे याद है एक माननीय मंत्री जी पूरे देश की नदियों के बारे में बीओडी बता रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ये भूल गए कि उनके शहर में, उनके क्षेत्र की जो नदी है उसकी बीओडी क्या है। गंगा क्या साफ हो गई, यमुना क्या साफ हो गई, स्मार्ट सिटी क्या बन गई, क्या गोद लिए हुए गांव इन्होंने गोद से उतार दिए, उनकी क्या दुर्दशा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। अध्यक्ष महोदय, नाकामी केवल यहां तक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी क्या है, मैं केवल एक पुरानी घटना याद करता हूं। एक बार फैजाबाद अयोध्या में एक कार्यक्रम था, उसमें बड़ी तैयारी की गई थी और तैयारी के साथ कलाकार मुंबई से बुलाए गए थे। हो सकता है वो सहमति दिल्ली से ना रही हो, केवल लखनऊ की सहमति से हो रहा हो कार्यक्रम। और जब कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो गई, भगवान श्री राम बनकर के कोई आ गया, लक्ष्मण बनकर के कोई आ गया, मां सीता भी बनकर के कोई आ गया,
हनुमान जी और भगवान हनुमान भी बनकर के कोई आ गया। लेकिन जब लखनऊ से वो हेलीकॉप्टर उड़ा और अयोध्या पहुंचा तो सब लोग थे, लेकिन उसमें हनुमान नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जानकारी करिए कि आखिरकार भगवान श्री राम थे, लक्ष्मण थे, सीता थी, लेकिन हनुमान क्यों नहीं थे? हनुमान इसलिए नहीं थे, शायद उनकी जात या धर्म कुछ और था। अध्यक्ष महोदय, ये देश मिली जुली संस्कृति से चला है। कुछ हमने सीखा, कुछ उन्होंने सिखाया। और जो लोग ये कहते हैं कि हम सबको बराबरी का हक देते हैं, अभी कुछ दिन पहले ईद निकली है। अध्यक्ष महोदय, वो परंपरा रही है, न केवल मैं जाता हूं बल्कि कोई दल का नेता ऐसा नहीं न जाता हो उस कार्यक्रम में शामिल होने। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो भी जाते हैं, उप मुख्यमंत्री, सभी धर्मों के नेता आते हैं। लेकिन पता नहीं इस बार क्या साजिश थी, षड्यंत्र था कि वहां पर कुछ पाबंदी लगी हुई थी। अगर किसी कारण पाबंदी लगी हुई थी तो बात समझ में आती है, लेकिन जब जानकारी हुई है, किसी को नहीं पता था कि पाबंदी क्यों लगी है कि आप नहीं जा सकते वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने। क्या यही भारत है, यही संविधान हमें रास्ता दिखाता है? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बताएं हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए, हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगा करके चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। मैं दूसरे धर्म के बारे में नहीं जा सकता, मैं केवल यही बताता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश में, अध्यक्ष जी, जहां से आता हूं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। और ये बिहार के चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को 2 मेंबर बना दिया, इस बार मैं भी देखूंगा आगे भारतीय जनता पार्टी कितनी महिला लोगों को टिकट देंगे वहां पर। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं, उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय, नहीं, कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, प्लीज, उनको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है, और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है, लेकिन तैयारी 100 करोड़ की भी नहीं थी। जिस तरह लोगों की जान गई है वहां पर, सरकार ने खुद स्वीकार किया अध्यक्ष महोदय के 30 लोगों की जान गई है। आज अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई, न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? और फिर धर्म कारोबार की बात है।
जो ये लोग गोली, अध्यक्ष महोदय मैं कार सेवक वाली बात इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय ये शायद माननीय सदस्य जानते नहीं कुछ सच्चाई नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान की वजह से, संविधान को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए गए, लेकिन एफआईआर हम लोगों पे नहीं लिखी गई थी, एफआईआर उन पे लिखी गई थी जो बेचारे तैयार हो गए थे सुबह, लेकिन पता नहीं कहां से फोन आया था, कहा था कि अब तैयार तो हो गए हो लेकिन आप शिलान्यास में नहीं आ सकते। इसलिए बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। अखिलेश जी जरा वक्त पे भी आ जाओ। अच्छा, वक्त पे आ रहा हूं। नहीं, वक्त पे अध्यक्ष इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वक्त समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। उनसे पूछा कि कारोबार कितने का होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। सोचिए, कुंभ हमारा क्या कारोबार की जगह है? और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत के, इसीलिए तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन से, अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से, किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्ट्रेट से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में लेकर जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है, जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। वो तो आपको काटेगा, और इसलिए काटेगा कि अध्यक्ष महोदय बाहर ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, बाहर है लिखते सत्यमेव जयते, भाजपाई अंदर असत्य बात कहते।
भाजपा वक्फ बिल लाकर अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है जो भाजपा की आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था से उसे छटक गए हैं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब से वोट में गिरावट आई है और खासकर उत्तर प्रदेश में भी, तब से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अपना वोट कैसे संभाला जाए। ये वोट को संभालने के लिए बिल लाया गया है। भाजपा का लक्ष्य वक्फ की जमीनों पर है। इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन जमीनों को पिछले दरवाजे से अपने लोगों के हाथों में दे देना चाहती है। भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने से मुस्लिम समुदाय को लगे कि उन पर हक को मारा जा रहा है, वो उद्वेलित हों और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ध्रुवीकरण जितना होगा उससे वो लाभ उठाने में आगे रहेंगे। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटी का बात करें तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है आपकी? आपके नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया कहां निकल रहा है। और डर तो ये लगता है कहीं भाजपा वाले दूसरों के पैसा रख करके न पकड़वा दें। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। वक्फ बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि अभी तो आपने साथी संभाल लिए हैं, एक साथी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे जिनका हमने सम्मान किया, हमें कहां ले गए आप? और हमें यहां छोड़ गए आप, हमें छोड़ गए। हमें देखिए सभापति महोदय देखिए राजनीति क्या है। हमने आपका हाथ पकड़ा और हम यहां आ गए और आप हमारा हाथ छुड़ा करके वहां चले गए। इसलिए देखिएगा कब हमारा इनका हाथ मिल जाए। और मैं अध्यक्ष सभापति महोदय ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी देखिएगा सभापति महोदय, हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? चलिए धन्यवाद। वोट ही नहीं डालने दिया। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती है। वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी। वहीं लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश हो गया है। बता दें, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को पेश किया। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने बिल को समर्थन देने की घोषणा कर दी। सदन में बिल पेश करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था। इस प्रावधान को हटा दिया गया है। किसी गरीब की जमीन अब नहीं जाएगी। वक्फ ने तो संसद की जमीन पर भी दावा किया, हम बिल नहीं लाते तो संसद भवन भी वक्फ का हो जाता। आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे, और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया।
तीसरा 2008 सर एक प्रावधान आया सेक्शन 108। उस सेक्शन 108 में ये लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? ये केस चल रहा था अदालत में, उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश हो गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को पेश किया, लेकिन विपक्ष बिल के विरोध में खड़ा हुआ है। हिंदी खबर से बातचीत में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, वक्फ की जमीनों पर कब्जा करके अपने दोस्तों को दे देंगे। बात करेंगे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, वक्फ संशोधन बिल सदन के पटल पर रखा जा रहा है, कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, ये इस देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आज ये वक्फ की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे। मंदिरों की जमीनें आपने देखा किस तरीके से अयोध्या में दलाली खाई इन्होंने। रक्षा विभाग की जमीन उठा के अपने दोस्त को अयोध्या में दे दिया। कल को ये गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करेंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करेंगे, बौद्धों की जमीनें कब्जा करेंगे, मंदिरों की जमीनें कब्जा करेंगे। कोई भी धार्मिक स्थल बचेगा नहीं। सारी जमीनें कब्जा करके नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। उस मंशा की शुरुआत है ये बिल। ये धोखा है इस देश के साथ। जो लोग आज नाच रहे हैं और खुश हो रहे हैं इस बात से कि ये बिल वक्फ की जमीनों को कब्जा करने के लिए, याद रखना ये सबकी जमीनें कब्जा करेंगे। कैसे विरोध करेंगे इसका? हर तरीके से विरोध करेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है तो कानूनी रूप से और भी ज्यादा मजबूत अधिकार देने वाला संशोधन बिल है। लोगों को समझ नहीं आ रही, लोग समझना नहीं चाह रहे। कैसे कानूनी रूप से अधिकार देने वाला? तुम खुद से कह रहे हो कि सारी संपत्तियां डिजिटाइज्ड हो चुकी हैं, सारी संपत्तियां ऑनलाइन हो चुकी हैं, सारे कागजात तुम चेक कर चुके हो। मुख्तार अब्बास नकवी से लेके तमाम लोगों का बयान है। जब के रहमान कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बिल आया, उस बिल को बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था 2013 में और पास किया था। तो जब तुम एक संशोधन बिल, एक लंबी बहस के बाद बना हुआ बिल पास कर चुके हो, तो फिर तुम क्यों दोबारा ऐसी बातें कर रहे हो? कंफ्यूज करने की बातें कर। एक अंतिम सवाल, लेकिन बीजेपी तो कह रही है अब तो ये सदन में पेश भी होगा, पास भी होगा, कानून भी बनेगा। विपक्ष जो कह रहा है करे, नहीं कहेंगे तो विपक्ष नाचने दो इन लोगों को। कल उनके घरों की जमीन भी कब्जा होंगी जो लोग नाच रहे हैं आज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह से। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो गया है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रही हैं। विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन दे रहे हैं। हाथ में पोस्टर, गुलाब और मिठाई खिलाकर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है। विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक को पास ना करवाए। यहाँ पर तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो कि हाथों में तख्तियां ले रखे हैं और लिखा है वक्फ बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए मोदी जी का धन्यवाद। तो यहाँ पर मोदी सरकार का धन्यवाद करते हुए कई सारे लोग मुस्लिम समुदाय के यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम क्या है और वक्फ को लेकर के जहाँ पर आर पार की लड़ाई हो रही है उस पर आपका क्या मानना है? मेरा नाम वसीम है। 70 साल से हम वक्फ बोर्ड को देख रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने देखा है। आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, सिर्फ बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं करा। किसी महिला को कुछ मिला या किसी मुसलमानों गरीब तबके को मकान मिला, इन्होंने बेवकूफ बनाने कुछ नहीं दिया। सिर्फ लड़ाई दंगे चाहता विपक्ष। और कुछ जैसे पहले इन्होंने एनआरसी के नाम पे लोग गुमराह करके लोगों को मरवाया, आज चारे वक्फ के नाम पे फिर मरवाए लोगों को।
क्या कहना है आपका वक्फ को लेकर के आज पटल पर रखा जाना है? देखिएगा, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया गया वो बिल्कुल ठीक है। इन लोगों ने अभी पढ़ा तो है नहीं और बिना पढ़े हावला शुरू कर दिया, क्योंकि एक एक चीज को पढ़े उसमें देखे क्या गलत है। अगर महिलाओं की हिस्सेदारी दे रहे तो क्या बुरी बात है, अगर उसमें हिंदू समाज को भी हिस्सेदारी, क्या उन्हें अगर उन्हें कुछ बना रहे तो क्या बुराई बात है, अगर मुसलमानों का भला हो रहा। क्योंकि अब से पहले वक्फ बोर्ड कब से चला रहा, इन्होंने क्या भला किया? ये चंद लोगों के हाथों में कठपुतली बनी हुई थी केवल वक्फ बोर्ड वालों के, और वो अपना ही भला चाहते। यहाँ की इतनी संपत्ति है दिल्ली की, अगर उससे आप लगा लोगे ना तो सबका भला बड़े आराम से हो सकता। बड़ी बड़ी संपत्ति 10 रुपए महीने है उसका किराया लगा रखा, और उसको अगर देखा जाए तो अरबों खरबों की संपत्ति है। तो उनका क्या है, वो बीच में पैसा ले लेते जो वक्फ बोर्ड के मुखिया बने हुए। कई सारे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें विपक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है क्या ये सही है? Ma'am, first of all, I request you please convey my message to Mr. Modi, Prime Minister of India. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, देखिए 70 साल के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीन पे ना कोई एक अच्छा कॉलेज है जिसमें से कोई अच्छा इंजीनियर निकला हो, ना कोई ऐसा जो है स्पोर्ट्स का कोई क्रिकेटर निकला हो, ना कोई अच्छा डॉक्टर निकला, ना कोई IPS ऑफिसर निकला। वक्फ बोर्ड ने 70 सालों में मतलब पिछली सरकारों ने कुछ काम नहीं किया है। मैं कहूँगा कि आप प्लीज मोदी जी तक ये मैसेज। बिल पास होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। क्या क्या अमेंडमेंट्स जो लेकर के आ रही है, आप उससे सहमत? बिल्कुल सहमत है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरामुद्दीन सैफी है जी। आप ही के कई भाई बंधु हैं जो इस बिल के खिलाफ है और आप इसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों ने वो जमीन अपने पास रखी हुई है, उनकी दुकान चल रही है, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी तो उनके पेट में दर्द हो गई जी। जो चीज मुस्लिम गरीब तबके को मिलनी चाहिए वो खुद यूज कर रहे हैं, ठीक है। उनके बाप दादा पोते सब उसी को खा रहे हैं, बाकी जिनको मिलना चाहिए कि उनको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो वक्फ को लेकर के समर्थन देते हुए नजर, यहाँ पर कई मुस्लिम महिलाएं भी आई हैं जो वक्फ को अपना समर्थन दे रही है। मैम, कई लोग विरोध कर रहे हैं, आपका क्या मानना है इस बारे में कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है पास होना। बहुत इसके हर इंसान अपने यही चाहता है कि अगर ये गया तो पास भी हो वक्फ बोर्ड का। आपका क्या मानना है मैम इस पर? जी, पास होना चाहिए वक्फ। जी, वक्फ का स्वरूप जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ और सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों को जो लटकाया गया, अटकाया गया, भटकाया गया, उनको नीचा दिखाया गया, उनको नीच समझा गया, ऐसे उन गरीब परिवारों को इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। जो उनका हक है उनको हक मिलना चाहिए। जो वक्फ की हुई संपत्ति है, जिन पर उन्होंने अपना कब्जा जमा रखा है अपने। अच्छा, आप समर्थन देने के लिए जुटे हैं, आपको क्या लगता है कि अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा तब उससे क्या क्या फायदे जो हैं और क्या क्या चीजें हैं जो बदल जाएंगी? जब वक्फ बिल पास होगा तो इंशाअल्लाह जो मुस्लिम समाज में जो एजुकेशन सिस्टम लेस हुए पड़े हैं, इसमें जो है प्रगति आएगी और बहुत ही एजुकेशन सिस्टम में सुधार आएगा। जो अवैध कब्जा है, जिन पर हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, कॉलेज बनने चाहिए थे, ऐसे निर्माण होने शुरू हो जाएंगे जब ये वक्फ बिल पास होगा। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं वो जुटे हुए हैं कि वक्फ संशोधन बिल क्योंकि आज 12 बजे लोकसभा में पटल पर रखा जाएगा। कई मुस्लिम वर्ग ऐसे हैं जो इसका विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। विपक्ष पुरजोर कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से ये बिल पास होने से रोका जाए। चर्चा के लिए भी समय बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन एक वर्ग यहाँ पर मुसलमानों का ऐसा भी है जो इसके समर्थन में उतरा हुआ है। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। तो देखिए, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को सदन के पटल पर रखा। हिंदी खबर से बातचीत में यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ संशोधन बिल पर कहा कि आम मुसलमान इस बिल का विरोध नहीं कर रहा, कुछ खास लोग खास एजेंडे के तहत इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। सर, पहली बात तो ये बिल क्या है और इसको लेकर इतना जो विरोध हो रहा है, ये बिल को समझने की जरूरत है। तो ये बिल क्या है, इस पर संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी है, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले तो ये कहना गलत होगा इस बिल का विरोध हो रहा है। कोई भी आम मुसलमान इस बिल का विरोध नहीं कर रहा है। वक्फ क्या है? वक्फ जो है मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली लैंड है।
जो मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, आम मुसलमानों के बेटरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो हमारी सरकार इस अमेंडमेंट के माध्यम से ये चाहती है कि हम वक्फ के जो लैंड है उसका इस्तेमाल मुस्लिम समाज के अच्छे एजुकेशन के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए करें। तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। हाँ, कुछ खास लोग अपने खास एजेंडे के तहत इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट, उसका विकास हो, उसकी तरक्की हो, ये हमारी सरकार की सोच है कि विरोधी पार्टियों का, खासकर ऑल इंडिया प्रोफेशनल बोर्ड का, कि ये जो जमीन है वो हड़पने का काम हो रहा है, मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से सरकार इस बिल को लेके आ रही है ताकि जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उनको अपने कब्जे में लेकर उसका दुरुपयोग करें। देखिए, मुस्लिम समाज की संपत्तियों पे जो अवैध कब्जे वक्फ की संपत्तियों पे जो बना के रखे हैं कुछ खास लोगों ने, ये दरअसल वो परेशान है जो उन्होंने अकूत संपत्तियां कमाई हैं वक्फ के लैंड के माध्यम से, उस पर रोक लगेगी, इसलिए वो लोग परेशान हैं। वक्फ की संपत्ति ये मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अमेंडमेंट उसी को आगे बढ़ाएगा। और ऐसे अमेंडमेंट पहली बार नहीं हो रहा है। इस तरह का हंगामा विपक्ष क्यों कर रहा है? क्या ये अमेंडमेंट पहली बार हो रहा है? नहीं, ऐसा अमेंडमेंट इससे पहले भी हुआ। 95 में भी अमेंडमेंट हुआ, उससे पहले भी अमेंडमेंट हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसके रिपोर्ट को भी कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया। वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो कांग्रेस के शासनकाल में बनी थी, उसमें भी यही बात कही गई थी कि वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए सकारात्मक काम नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने कई बिंदु सुझाव दिए थे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी वक्फ के बेटरमेंट के लिए कई सुझाव दिए गए थे जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं माने। सच्चर कमेटी तो उनके शासनकाल में बनी थी, उनको तो अपनी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को मानना चाहिए। तो हम तो वैसी जो रिपोर्टें हैं और ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अभी बनी, इसके रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है उसको लागू करना चाहते हैं। और रिपोर्ट में आम आदमी ने जो अपनी भावनाएं दर्ज की हैं, उस भावनाओं को हम मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बात की। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। वक्फ संशोधन बिल सदन में टेबल पर रखा जा चुका है। विपक्ष जहां इसका विरोध कर रहा है तो सरकार इसे मुसलमानों के उत्थान की शुरुआत के तौर पर देख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने हिंदी खबर से बातचीत में कहा कि हम जनहित और देश हित में काम करते हैं। आज का दिन वक्फ कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। अब गरीब मुसलमानों का विकास होगा। वक्फ बिल, वक्फ को अमेंडमेंट किए जाने का बिल टेबल हो चुका है और इस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए मोहसिन रजा जी मौजूद हैं। सर, ऐतिहासिक दिन है और बिल आज पेश हो गया। मोदी सरकार का कहा जाए कि एक और मजबूत कदम कि मुसलमान और मजबूत हों, उसको लेकर ये एक बिल आज टेबल हो गया। किस तरीके से देखते हैं? आदरणीय मोदी जी का हम आभार और धन्यवाद करते हैं अपने तमाम दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों की तरफ से, क्योंकि ये उनके उत्थान और कल्याण का बिल है। 2013 में जिस तरह से कांग्रेस ने अपार शक्तियां बोर्ड को देकर अपने चंद लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया था, वही लोग आज विरोध कर रहे हैं और उनका समर्थन विपक्षी दल कर रहे हैं। लेकिन हम जनहित में और देश हित में काम करते हैं। आदरणीय मोदी सरकार ने जो जो निर्णय लिए हैं, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, चाहे धारा 370 हो, और यही अमेंडमेंट 2024 जो वक्फ आ रहा है, ये एक तरीके से हमारे दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम वक्फ का आज दिवस होना चाहिए। इसका नाम यह हम रखेंगे कि ये मुस्लिम वक्फ कल्याण दिवस होगा, क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है। आज दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के कहना चाहिए कि उनके लिए एक आशा की किरण लेकर आएगा, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम समाज के चंद लोगों ने, चाहे वो धर्मगुरु हो मुस्लिम, चाहे चंद मुस्लिम नेता हो, उन्होंने इनकी संपत्तियों को छीन लिया था, अपने कब्जे में रखी हुई थी, और वही लोग इनसे जबरदस्ती वोट दिलाने का काम करते थे। तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाने वाले लोगों ने उनको पाल के रखा था, चाहे वो मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो जिसको कांग्रेस ने बनाया था, चाहे अन्य छोटे छोटे मुस्लिम धर्मगुरु हैं जिनको अपार शक्तियां और वक्फ की प्रॉपर्टियां देकर इन्होंने कहीं ना कहीं सशक्त करने का काम किया था सपा कांग्रेस ने। आज वही लोग परेशान हैं,
वही सड़क पर आपको काली पट्टी बांधे और मस्जिदों में रोते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको भी इसका जवाब देना होगा, क्योंकि हम उनके भी हक को वापस दिलाना चाहते हैं कि जिनकी वक्फ की संपत्तियां जबरन दर्ज कर दी गई और वो जाकर किसी फोरम पर अपील नहीं कर सकते थे। वक्फ बोर्ड सुनवाई करता था। अरे भाई, वक्फ बोर्ड सुनवाई करेगा, अदालत से ऊपर कर दिया आपने, और फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शाहबानो के फेवर में जब दिया था ट्रिपल तलाक में, उस फैसले को पलटवा दिया था कांग्रेस पर दबाव बनाकर। तो आपका चरित्र ही दोहरा है। आप पहले अपना स्टैंड तो साफ करिए। आप कानून के दायरे में रहना ही नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि जो चीज मुझे मिल गई हो मेरे अब्बा की हो गई है, अब आप इस पर कोई सवाल ना कीजिए। तो हम दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए लेकर आ रहे हैं, और ये ऐतिहासिक है, ये मील का पत्थर साबित होगा उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए। अभी तक की जो मुसलमानों से हमारी बात हुई है, पूरे स्ट्रक्चर को ही वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो मोहसिन रजा जी उन लोगों को क्या चीजें बताएंगे कि क्या उनके लिए मुख्य तौर पर चीजें अच्छी होंगी इस बिल के आने के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी जब उनका कल्याण हुआ ही नहीं, वो वक्फ के बारे में जानते ही नहीं है। उनको लगता है कि जो लोग बैठे हैं धर्मगुरु, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, कहां से फंडिंग होती है, कौन पैसे देता है इनको देश के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, ये तो बात का विषय है, ये एजेंसियां जांच करेंगी। इसी तरह से वो ये समझते हैं कोई धार्मिक संस्था है, और ये जो तमाम हमारे धर्मगुरु दिखते हैं उनको बात करते हुए टीवी पर, वो समझते हैं बस ये जो तय कर देंगे वो तय होगा, और इसलिए इन्होंने जो कह दिया वो सही है। उन्हें ये नहीं पता है कि इन्होंने हमारे हक को छीन लिया है। बात करने के लिए थे मोहसिन रजा जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से ये बिल पेश हुआ है, साफ तौर पर इस पे दबे कुचले मुसलमानों का बड़े स्तर पर विकास होगा, और उसी के लिए मोदी सरकार लगातार पूरी तरीके से काम कर रही है। कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। वहीं वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद दारा शिकोह फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रशीद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी को लड्डू खिलाकर जाहिर किया। दारा शिकोह फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रशीद ने कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़ों पर मोदी जी के फोटो को लड्डू खिलाया। आज जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल आज पेश कर रही है, देश के मुसलमानों में खुशी की लहर है, और हमने भी उसी क्रम में मिठाई बांटी है और मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है कि मुसलमानों के विकास के लिए वो गंभीर सोच रख रहे हैं। पूर्व में उन्होंने 3 तलाक बिल पास करके मुस्लिम महिलाओं को सम्मान की लड़ाई दिलाई, और अब वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जो गरीब मुसलमान हैं उनके भी विकास का कोई रास्ता खुलेगा। हमने आज इसके लिए दुआएं करते हुए और जश्न मनाया है और मिठाई बांटी है अलीगढ़ में कि ये बिल आज पास हो जाए, क्योंकि ये वो काम है, आज का दिन वो दिन है कि इस बिल के ज़रिए से मुस्लिम समाज के कमज़ोर तबकात के और पसमानदा तबकात के जिनके अधिकार वक्फ प्रॉपर्टीज़ में सुरक्षित थे, और वो वक्फ माफियाओं ने जो पुराना जो वक्फ का काला कानून था उसकी पावर को देखते हुए रखते हुए उसके आधार पे वो कमज़ोर तबकात के अधिकार दबंगों ने छीने, वो उसका आज उस काले कानून का अंत होगा।